महाराष्ट्र में एक और सियासी उठापटक की स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत दिल्ली में होने लगी है और दिल्ली में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है कि मानो ठंड के बाद अब मौसम सियासी गर्मी का आने वाला हो। जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से दो पार्टियां जिन पर सबसे ज्यादा नजर रही कि अब इनकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में 2029 में ही जाकर विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव भी उसी के आसपास होंगे। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। यानी अभी 5 साल का एक लंबा अरसा दोनों ही सियासी पार्टियों के पास है और वो सियासी पार्टियां हैं शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। ऐसे में इन दोनों ही पार्टियों का राजनीतिक स्टैंड क्या होगा? क्या वो विपक्ष के साथ फिर कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले विधानसभा या आने वाले लोकसभा चुनाव तक डटे रहेंगे, या फिर मौजूदा सत्ता में बैठी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे? हाथ मिलाते ही क्या पुरानी पार्टियों का जो रूप था इन सियासी दलों का, जो दो टुकड़ों में, दो धड़ों में बढ़ गई थी, वो एक हो जाएगा? क्या मर्जर हो जाएगा? नई शिवसेना पुरानी शिवसेना का, नई एनसीपी पुरानी एनसीपी का? क्या शरद पवार और अजीत पवार एक साथ मिल जाएंगे और फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपने पुराने सिंबल के साथ वापस आ जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर? यह सवाल खड़े होने लगे। शिवसेना को लेकर तो उतनी ज्यादा हलचल नहीं, लेकिन एनसीपी को लेकर बहुत तेजी से खबर यह आ रही है कि एनसीपी के 8 सांसद पलटी मारने वाले हैं। वो 8 सांसद अब विपक्ष के नेता या विपक्ष के सांसद कहलाना अपने आप को मंजूर नहीं कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि अब सत्ता की मलाई उन्हें खाने को मिले, सत्ता में भागीदारी मिले, सत्ता के साथ जुड़कर जो फायदे होते हैं उनको वो हासिल करें। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं और इसलिए हलचल ये भी तेज है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सूले को मंत्री बनाने के लिए, केंद्र में कैबिनेट का दर्जा दिलवाने के लिए लगे हुए हैं, पैरवी कर रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकात होती रही है और इसके पीछे, इस मुलाकात के पीछे गौतम अडानी वो भी कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि जब महाराष्ट्र में सरकार गिरी उद्धव ठाकरे की, तब उस पटकथा के पीछे गौतम अडानी और शरद पवार थे। क्योंकि अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा कि गौतम अडानी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए थे और जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी तो क्या शरद पवार की हरी झंडी इस पूरे घटनाक्रम को थी? यह भी सवाल अजीत पवार ने ही अपने इंटरव्यू के जरिए खड़े कर दिए थे। अब अजीत पवार और शरद पवार करीब आ रहे हैं, या यूं कहें ये कभी दूर गए ही नहीं थे, या तो दिखाने के लिए या राजनीतिक तुरुप का इक्का चलने के लिए दूरी बनाकर रखी गई थी। वैसे शरद पवार के जन्मदिन पर शुभकामना देने अजीत पवार पहुंचे थे दलबल के साथ, केक वेक लेकर गए थे, पारिवारिक मुलाकात कही गई और उसके बाद परिवार ने कहा कि दोनों दलों को एक साथ आना चाहिए। उसके बाद से कयास लगने लगे कि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एक बार फिर मर्जर कर लेंगी, और ऐसा हुआ तो ये कांग्रेस और शिवसेना के लिए झटका हो सकता है, लेकिन एक मौका भी हो सकता है
कि शरद पवार के जाने के बाद उस बची हुई जगह को कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट को पूरा करना होगा, यानी उन्हें ज्यादा मौका मिलेगा, उनके ज्यादा लोग उस मौके की तलाश में भी हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़ी थी क्या? खुद ही तोड़ी थी, अब खुद ही मर्जर करने जा रहे हैं, यह सवाल भी खड़ा हो रहा है। अजीत पवार की पार्टी के साथ विलय करेंगे और शरद पवार फिर प्रमुख बन जाएंगे, दोनों धड़े एक जगह हो जाएंगे, सुप्रिया सुले कैबिनेट में मंत्री बन जाएंगी, मामला फिट हो जाएगा, पूरा परिवार फिर साथ में आ जाएगा। यह अजीब मामला है। अजीत पवार धोखा दें, अजीत पवार पार्टी को तोड़ें, अजीत पवार चाचा की बात को ना माने, परिवार की बात को ना माने, और फिर कह दिया जाता है कि वो तो भाई हैं, परिवार है, फिर आ जाइए एक साथ गले मिल लीजिए। ये पारिवारिक मामला और ये सियासी मामला जरा समझ से दूर है, और इसे समझने के लिए आपको गौतम अडानी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि गौतम अडानी शरद पवार के भी उतने करीबी हैं जितने नरेंद्र मोदी के, और इसीलिए शायद इस पूरी पटकथा को लिखा गया और एक बार फिर इसकी रीस्क्रिप्टिंग की जा रही है। शरद पवार अब ये समझ चुके हैं कि लोकसभा चुनाव 2029 में होंगे, विधानसभा चुनाव भी तभी होंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव में तो बेहतर किया, लेकिन विधानसभा में उतना बेहतर नहीं कर पाए। ऐसे में शरद पवार भी जानते हैं कि अगले 5 साल तक वो विपक्ष में बैठकर कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे में अजीत पवार एनडीए सरकार में साझेदार हैं, आइए खेमाबंदी कर लेते हैं, या शरद पवार के खेमे को एक बार फिर तोड़ देते हैं, विलय कर लीजिए, बेटी को केंद्रीय मंत्री बना दीजिए, भतीजा तो पहले ही सत्ता की मलाई खा रहा है, और भी बहुत से मामले हैं जो सेटल हो जाएंगे, और बहुत सी चीजें हैं जिसपे फायदा होगा। दरअसल साल 2025 के पहले दिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में देवेंद्र फडणवीस का दौरा था। सुप्रिया सुले ने कहा देवेंद्र फडणवीस पहले दिन से ही एक्शन मोड में है। तारीफ शुरू हो गई सुप्रिया सुले की तरफ से। ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं जो सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, कोई और मंत्री एक्टिव नहीं है। सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर दी। चुनावों से पहले जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हुआ करते थे, गृह मंत्रालय उनके पास हुआ करता था, तब सुप्रिया सुले उन्हें कहती थी पार्ट टाइम होम मिनिस्टर, और अब कहती हैं कि बहुत एक्टिव मोड में है। ये भाषा बदल रही है, समझिए, बारीकी है। महाराष्ट्र के मसलों को हल करने के बजाय दिल्ली में ज्यादा व्यस्त रहते हैं देवेंद्र फडणवीस, ये सुप्रिया सुले कहती थी चुनाव से पहले। अब चुनाव के बाद भाषा बदलने लगी है। जन्मदिन के मौके पर सियासी बातें हो रही हैं। शरद पवार को बर्थडे की बधाई देने 12 दिसंबर को अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल केक लेके पहुंचे थे। कहा गया एक हैं तो सेफ हैं, यानी चाचा और भतीजे एक आ जाएं तो सेफ हो जाएंगे। अब सेफ किससे होना है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, पीएम मोदी का स्लोगन इस्तेमाल किया गया था, तो कहा गया था कि एक हैं से तो सेफ हैं। बहरहाल शरद पवार दिखते इधर के हैं, होते किसी और तरफ हैं, और फिर कहा जाता है कि वो बहुत बड़े चाणक्य हैं। लेकिन सियासी मुनाफे के लिए पलटी मारना किसी चाणक्य का काम नहीं था। चाणक्य का काम था मुश्किल वक्त में अपनी कही हुई बात पर डटे रहना। ये तो सत्ता की मलाई खाने का मौका छोड़ना नहीं चाहते शरद पवार, और बहुत दिन तक सत्ता से दूर रहना भी नहीं चाहते। इसलिए इसके भी साथ हैं, उसके भी साथ हैं, और दरअसल यही जो पहलू है शरद पवार का, उनको कमजोर कड़ी बनाता है। बहरहाल अब देख रहा है महाराष्ट्र की सियासत पे क्या हलचल पैदा होने वाली है, और दिल्ली की सत्ता में क्या हलचल पैदा होने वाली है, क्योंकि अगर नीतीश गए और पवार आ गए तो बैलेंस बना रहेगा। यानी बिहार में भी इस खबर का असर होगा, और बिहार से जो खबर निकल रही है उसका असर ही शायद ये है कि शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आकर कहेंगे हम मोदी के साथ हैं, एक हैं तो सेफ है।